नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पर कुछ आपसे सूचनाएं शेयर कर रहे हैं। वो है भारत चीन संबंध को लेकर के, और ख़ास तौर से जो अभी 5 मई के बाद से विवाद शुरू हुआ है, ख़ास तौर से सियाचिन में, उस पर बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, ये टॉपिक न केवल आईआर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये ऐसे के एक बड़े अच्छे टॉपिक के रूप में भी आपको जानने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो इंटरव्यू वगैरह हैं उनमें भी आपकी एक पकड़ ना ज़रूरी है इसको लेकर के, और एक अप्रोच ज़रूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और सूचना हम आपको दे दें तथ्यात्मक, वो ये कि भारत चीन रिलेशन को लेकर के हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट से निकाल के देख लीजिएगा, लेकिन वो ओवरऑल भारत चीन संबंध के लिए था। यहाँ पर हम सिर्फ इस विवाद को पर ही कंसंट्रेट करेंगे, जो विवाद आजकल चल रहा है पिछले 50 दिनों से, है ना, उस पर कंसंट्रेट करेंगे 5 मई से शुरू होने के बाद। और इसमें हम आपको आज तक यानी ये 25 जून तक की जो अपडेट है वो पूरी तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 बातें समझ लें। पहली बात तो ये समझनी है कि भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद जो सीमा रेखा दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिस सीमा रेखा का पालन किया जाता है उसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना। तो जो मैकमोहन लाइन वगैरह है वो सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब जो वर्तमान में भारत चीन के बीच में सीमा रेखा है अस्थायी रूप से, वो 1962 में स्थापित हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस LAC की सीमा को लेकर के भारत और चीन के बीच जो मतभेद है, वो मतभेद ये है कि ये तो दोनों ही लोग मानते हैं कि ये जो LAC है इसको 3 सेक्टर में बांटा जाता है। एक पश्चिमी सेक्टर जिसमें सियाचिन वाला इलाका आता है, मध्य सेक्टर या सेंट्रल जो सेक्टर है जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका आता है, और तीसरा पूर्वी सेक्टर, ठीक है ना, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, खासतौर से सिक्किम में जैसे आप सुना होगा नाथुला जो दर्रा है, नाथुला पास है ना, उसको लेकर के 1967 में भी एक विवाद हुआ था। इधर डोकलाम को लेकर के विवाद हुआ था, है ना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके को लेकर के भारत और चीन के बीच मतभेद बने रहते हैं। तो ये सब पूर्वी सेक्टर की चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी हमको इस पूरे लाइन ऑफ LAC जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके पश्चिमी सेक्टर पर कंसंट्रेट करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये 3 सेक्टर हैं, है ना, इन 3 सेक्टर में कुल जो LAC की लंबाई है, भारत उसको मानता है कि वो 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन का कहना है कि ये LAC मात्र 2000 किलोमीटर है। और इसी मूल मतभेद के कारण अभी तक LAC कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये तो ऑन पेपर खींच दी गई, वास्तव में इस कहाँ से गुजरती है, इसका जो चिन्हीकरण है ना, इसका जो डिमार्काइजेशन है वो अभी तक नहीं किया गया है। यही एक मूल समस्या है। ठीक है। खैर, इसको आप इस ढंग से भी देख सकते हैं कि अगर ये मूल समस्या है तो पिछले दिनों ही कभी भी युद्ध हो सकता था, अभी क्यों। अब हम लोग दूसरे चीज़ पर जाते हैं। वो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस पश्चिमी सेक्टर में जो संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं, है ना, वो काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम पास है, जिसके पास से आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो बैटलफील्ड सियाचिन है ना, भारत का, वहाँ के दक्षिण में जो स्थित इलाके हैं, जिसको हम कहते हैं कि अक्साई चिन में है, जो वो अक्साई चिन के कुछ विशेष इलाके जैसे डरबुक ना, दौलत बेग ओल्डी, देवसांग, गलवन घाटी या गलवन नाला, है ना, हॉट स्प्रिंग, पोंगांग से, जिसको से का मतलब होता है झील और पोंगांग का मतलब होता है समीपता, है ना। तो जो एक समीप झील स्थित है जिसको हम कह सकते हैं पोगांग झील, है ना, उसके दक्षिण में डेमचोक और चूमर घाटी, है ना, जिसको चुमार घाटी के रूप में भी लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये जो 7-8 पॉइंट हैं पश्चिमी सेक्टर में, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं, है ना।
अब हम बात करते हैं कि सियाचिन है क्या, कहाँ है ये, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये चाइनीज़ भाषा में, है ना, इसका जो इसकी जो मीनिंग होती है वो सफ़ेद, है ना, रेगिस्तान के रूप में जानते हैं हम। लेकिन वास्तव में ये जो चीन का एक प्रांत है ना, चीन का जो प्रांत है जिनजियांग, उसके दक्षिण में और लद्दाख के पूर्व में स्थित है ये इलाका सियाचिन, ठीक है। और इस सियाचिन में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो पहले काराकोरम दर्रा, ठीक है, ये काराकोरम दर्रा के भी उत्तर में सक्सन घाटी है, जिसको पाकिस्तान ने जब कब्जा किया था, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा था, इसको उसने 1963 में चीन को दिया था। इसी सक्सन घाटी से होकर के, काराकोरम दर्रे के सक्सन घाटी से होकर के जो एक राजमार्ग का निर्माण पाकिस्तान के साथ मिलकर के चीन कर रहा है, जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी सीपेक। ये सीपेक जाता है, तो सीपेक सक्सन घाटी में, और उसके पास ये काराकोरम का दर्रा, और इसी के करीब ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर की जो ऊंचाई है उसके कारण से काराकोरम पास पर और सीपेक पर पूरी नज़र भारत की रह सकती है, ठीक है। अब इसके दक्षिण में अगर हम चलें, काराकोरम दर्रे के ये जो काराकोरम रेंज है, इसके दक्षिण की तरफ चलें, तो दक्षिण की तरफ चलने पर ये आपकी LAC दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, ये LAC है, ठीक है। इसी LAC के पैरेलल, है ना, ये लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी, है ना, दौलत बेग ओल्डी एक एयर स्ट्रिप है, एक हवाई पट्टी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक है ना। ये जो दौलत बेग ओल्डी है, यहीं पर हम हवाई जहाज़ों के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, या कह सकते हैं कि हवाई मार्ग से हम वो जो सामग्रियां पहुंचाते हैं, उसी के आधार पर सियाचिन में जो पेट्रोलिंग है या वहाँ पर जो हमारी मौजूदगी है वो संभव हो पाती है। तो इसलिए दौलत बेग ओल्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है, ठीक है ना। अब ये जो दौलत बेग ओल्डी स्ट्रिप है, इसी के पास से बहती है ये एक नदी, है ना, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। इसे कहते हैं श्योक नदी। क्या कहते हैं इसको? श्योक नदी, ठीक है ना। और इसी श्योक नदी के पैरेलल ना, इसी श्योक नदी के समानांतर ना, इधर LAC आ रही है उसके पूर्व में, और उसी के पश्चिम में एक DSDOB ना, क्या DSDOB मतलब क्या हुआ? दरबक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी, है ना, दौलत बेग ओल्डी, है ना, DSDBO, है ना, ये एक रोड बनाई जा रही है। ये एक स्ट्रेटजिक रोड है। स्ट्रेटजिक रोड का मतलब होता है कि ऐसी रोड जो इतनी पक्की हो, इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि उसे कभी ज़रूरत पड़ने पर हवाई पट्टी के रूप में भी यूज़ किया जा सके, भारी वाहनों के चलने पर भी उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो। तो ये एक स्ट्रेटजिक रोड बनाई जा रही है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि श्योक नदी के ये पश्चिम में है। दूसरी बात कि ये जो नाम पड़ा है DS, है ना, ये एक गांव है डरबक, और एक दूसरा गांव है इस नदी के नाम पर ही श्योक। ये दोनों गांवों को जोड़ती हुई है ये इस तरह से। तो ये डरबक, ये श्योक, और ये श्योक से, श्योक गांव से लगा करके DOB यानी दौलत बेग ओल्डी तक, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए, फिर से हम बोल रहे हैं ये कि ये श्योक नदी भी है और ये एक इसके किनारे बसा हुआ गांव भी है, ठीक है। और ये जो DSDOB है ना, दौलत बेग ओल्डी DBO, है ना, DSDBO रोड है ना, ये रोड जा करके मिल जाती है हमारी लेह रोड से, है ना। तो जो श्रीनगर से लेह की तरफ रास्ता जाता है, जो राजमार्ग है, उस लेह को जोड़ता है ये डरबक, और फिर डरबक को जोड़ता है श्योक, और श्योक से फिर दौलत बेग ओल्डी तक। अब दौलत बेग ओल्डी तक सीधी और स्ट्रेटजिक सड़क से पहुंचने का मतलब ये हुआ कि हम न केवल सियाचिन पर अपनी जो मौजूदगी है उसको ज़्यादा मजबूत रख सकते हैं, बल्कि काराकोरम दर्रे में और उसके भी उत्तर में जो सक्सन घाटी में ये सीपेक जा रहा है ना, चाइना और पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, इस पर भी हम नज़र रख सकते हैं, ठीक है। यही बात चीन के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब तक
जम्मू और कश्मीर एक राज्य के रूप में 370 के अंतर्गत था, तब तक तो उन्होंने अपनी एक विशेष प्रकार की, जिसे कह सकते हैं कि जो एक समायोजन है वो उन्होंने बना रखा था। लेकिन जब से जो 5 अगस्त 2019 से जब से ये कश्मीर को 370 का जो विशेष दर्जा है वो समाप्त करके और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ चीन के लिए बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पर सीधे अब केंद्रीय जो प्रशासन है उसकी पहुँच हो गई है ना। इसके कारण से उसका जो सीपेक है ये खतरे में आ गया। ये एक मूल वजह है जिस कारण से चीन चाहता है कि कम से कम हम ऐसी स्थिति कोई प्राप्त करें, है ना। कहां पे? दौलत बेग उल्डी के जगह पर, देवसांग, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, पोंगसे लेक, है ना, इन कहीं भी इलाकों में हम जो पहाड़ी में ऊंचाई की स्थिति है वो प्राप्त कर लें। अगर हम वो ऊंचाई की स्थिति प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जो चेक है, यानी हमारा जो नियंत्रण है, हमारी जो कह सकते हैं हमारी जो मार की जद में आ सकती है, वो क्या आ सकती है? ये रोड आ सकती है। और अगर ये रोड आ सकती है तो हम कभी भी भारतीय सेनाओं को बाधित कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो सियाचिन पर पहुंच करके काराकोरम दर्रे से लगा करके और सीपेक तक पूरा एक नियंत्रणकारी स्थिति में रहने की जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसको चीन बाधित कर सकता है। ये उसकी मूल सोच है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि जो भी इसके सेंसिटिव पॉइंट हैं, जो हम आपको पहले बता चुके, देवसांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, पोंगसे, चूमर, डमचक, ये जो भी स्थिति है, इनमें वो कोशिश उसकी ये है कि जो भारत का नियंत्रण है, भारत की चौकियां हैं, उनकी तुलना में वो पहाड़ी पर, ऊंचाई पर आ जाए। जब ऊंचाई पर आ जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लड़ाई के लिए या अपनी मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहाँ से हम ज़्यादा अच्छे ढंग से मार कर सकते हैं। यही कारण है कि सियाचिन पर जब से हमारा कब्जा है, तब से चीन और पाकिस्तान के लिए भारतीय जो पोजीशन है वो खतरनाक है। इसी के पैरेलल कोशिश कर रहा है चीन कि वो इस रोड पर अपनी जो निगरानी है, अपनी जो कह सकते हैं अपनी जो नियंत्रण है, अपनी मार क्षमता है, वो इसके ऊपर बनाने के लिए इसके पैरेलल जितनी चीज़ें हैं उनमें वो कोई बदलाव करे और अपनी जो पोजीशन है वो पहाड़ी पर ले आए, ऊंचाई पर ले आए। स्पष्ट है इतनी बातें। अब हम दूसरे लेवल पर आते हैं कि उसने ये समय क्यों चुना, क्योंकि ये ज़रूरत तो उसको अगस्त के बाद से ही लगनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो एक क्रम है दिमाग में आपके। सीपेक को निरापद बनाने के लिए ज़रूरी था कि भारतीय जो पहुंच है वो कम से कम हो। दूसरा लेवल ये कि जब ये रोड बनने लगी तो भी उसने इसका ऑब्जेक्शन किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि चलो ये तो कश्मीर के नियंत्रण में रहेगा, जम्मू कश्मीर प्रांत के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन जब वो भी खत्म हो गया, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यहाँ पर सीधे ये संघ शासित क्षेत्र बन गया, तब उसको लगा कि यहाँ पर अब हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस कारण से हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इन इलाकों में, एलएसी के पैरेलल वाले इलाकों में, जो पूरब के इलाके हैं, जो चीन के हैं ना, इन इलाकों में हम अपनी ऐसी मजबूती लाएं ताकि इस रोड को चेक किया जा सके, सियाचिन को चेक किया जा सके, काराकोरम दर्रे को और ये सीपेक को बिल्कुल निरापद बनाया जा सके, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि उसको सहज बनाया जा सके, उस पर अपना नियंत्रण और भी मजबूत किया जा सके। टाइम उसने जो चुना उसका कारण ये है कि जब आप जानते हैं कि पिछले मार्च के समय से ही भारत में जो कोरोना संकट है वो तेज़ी से फैला है, तो स्वाभाविक है कि इस वक्त भारत का जो प्रशासन है या भारत के जो संसाधन हैं वो सब उसकी तरफ लगे हुए हैं, सारा दिमाग उधर कंसंट्रेट है। तो ऐसे में क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जो एलएसी चल रही है, इसके पैरेलल जो चल रही है, क्योंकि उसका चिन्हीकरण तो हुआ नहीं है, तो वहाँ पर हम अपनी पोजीशन को परिवर्तित करके और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो प्राप्त करें। और इसी की कोशिश उसने 5 मई से शुरू की, है ना। यही कारण है कि भारत जो भी वार्ता कर रहा है उसमें उसकी एक सीधी सी डिमांड है ना। क्या है डिमांड ये है कि आप अप्रैल 2020 की अपनी पोजीशन पर वापस जाइए, है ना। अप्रैल 2020 के बाद के जो डेवलपमेंट्स आपके हैं उससे आप पीछे जाइए, है ना, आप उसमें डिस्केलेट करिए और इस समस्या को तभी समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो चिन्हीकरण वगैरह की चीज़ें हैं वो तो आगे की बातें हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि मूल जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। यहाँ पर उसने सबसे पहले इन 2 जगहों पर अपना काम करना शुरू किया। इसको कहते हैं गलवान नदी या गलवान नाला। दूसरा ये है आपकी पुंगसे लेक या झील, है ना, ये झील। और इन दोनों के बाद, है ना,
जब उसने देखा है पिछले 15 जून का जो खूनी संघर्ष हुआ गलवान घाटी के PP4 पर, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14th पर, है ना, उसके बाद से उसने गलवान घाटी में तो पीछे आना स्वीकार किया, लेकिन अपनी जो सक्रियता है वो पोंगसे लेक में और इधर ना जो आपका DOB है इसके पैरेलल उसने बढ़ा दी, है ना। यानी जो देवसांग वाला इलाका है, इस इलाके में उसने अपनी पोजीशन को फॉरवर्ड किया है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो जैसे गठिया का दर्द होता है ना, कभी इधर थोड़ा थोड़ा घूमता है, उसी तरह से वो इस इलाके में LAC के पास गठिया के दर्द की तरह अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे कोई चीज़ करें उसके पहले अच्छी तरह समझ लें कि गलवान घाटी क्या है और ये पोंगसे झील क्या है ना, और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गलवान घाटी या गलवान नाला है ये पोंगसे के उत्तर में है, ठीक है ना, काराकोरम दर्रे के दक्षिण में है, श्योक नदी के पूर्व में है, या फिर हम कहें कि जो चाइना का इलाका है, चाइना की तरफ की जो LAC है उसके पश्चिमी छोर पर है, ठीक है ना। तो इधर से ये पश्चिम में पड़ेगी, इधर से पूर्व में पड़ेगी, इधर से दक्षिण में पड़ेगी और ये पोंगसे से उत्तर में पड़ेगी। ये गलवान घाटी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये जो गलवान घाटी है इसको 1899 में गुलाम रसूल गलवान, है ना, ये एक गाइड थे, कश्मीरी गाइड, इन्होंने इस घाटी की खोज की थी, है ना। इन्होंने सबसे पहले इसको पहचाना था कि ये कहाँ पर है, इसकी खोज की थी। और ये खोज किस सिलसिले में की गई थी? ये खोज इस सिलसिले में की गई थी कि काराकोरम दर्रे तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट क्या हो सकता है ना, संक्षिप्त रास्ता क्या हो सकता है। तो उसके लिए उसने गलवान घाटी की खोज की थी। अब आप खुद ये बात समझ सकते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। स्टडी की इंपॉर्टेंस ये हुई कि गलवान घाटी वो जगह है जिसके हाइट पर कब्जा करने से चीन काराकोरम दर्रे तक, है ना, अपनी पूरी निगाह सबसे संक्षिप्त रूट के माध्यम से, सबसे छोटे रास्ते के माध्यम से, पहाड़ी रास्ते के माध्यम से कवर कर सकता है। ये गलवान घाटी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब गलवान घाटी या गलवान जो नदी है ये वास्तव में 12-13 हज़ार फीट ऊंचाई पर है और ये 80 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है, जो अपने मतलब अगर हम उसको इधर से देखें, भारत की तरफ से देखें, तो भारत में श्योक नदी के पूर्व में, है ना, ये श्योक नदी हुई ना, ये वाली श्योक नदी है, इसके इधर क्या पड़ा, पूर्व में ना एक जगह है सांगजुंग लिंग। क्या नाम है? सांगजुंग लिंग। इस सांगजुंग लिंग से निकल करके 80 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाकर के श्योक नदी में मिलती है। और ये जो श्योक नदी का संगम है, यहीं पर इंडियन पोस्ट है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भारतीय चौकी, भारतीय सेना की चौकी है। क्लियर होगी बात ये? तो ये भारतीय सेना की चौकी है और भारतीय सेना की ये जो चौकी है ये वास्तव में जो हमारी DBO रोड जा रही है ना, ये जो पर्टिकुलर ये रोड है ना, इस रोड से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जहां पर ये संगम है, इसी संगम से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे, है ना, बल्कि और थोड़ा सा ज़्यादा ही, ये एक पॉइंट है, इसी को PP14 पॉइंट कहते हैं। और यहीं पर 15-16 जून 2020 की जो दरमियानी रात है उसमें भारतीय ट्रुप यानी भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी और जो चाइनीज़ ट्रुप है उसके बीच में एक खूनी हाथापाई हुई। हाथापाई इसलिए कहते हैं हम क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, है ना। इसके लिए एक करार 1993 में किया गया था जो इफेक्टिव हुआ था 1996 में, है ना। ये जो एग्रीमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, इस एग्रीमेंट के तहत पेट्रोलिंग करने के दौरान दोनों तरफ के जो सैनिक होंगे वो एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाएंगे। और यही कारण है कि आपने चाहे डोकलाम में देखा हो या डोकलाम के समय में आपने महसूस किया हो या बाद में फिर आपने सियाचिन वाले इलाके में महसूस किया हो, तो भारतीय और जो चीनी सैनिक होते हैं ये एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं ना, शस्त्र होते हुए भी उसका जो ऑपरेशन है यानी जो उसका कह सकते हैं उसको चलाने का जो काम है वो नहीं करते, यानी जो बारूद और गोली का प्रयोग नहीं किया जाता। यही कारण है कि भारतीय जो सैनिक हैं वो थोड़ा गफलत में थे जबकि चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ थे। और यही कारण है कि उन्होंने हमारी सेना के मतलब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी के माना जाता है कि 20 लोगों को, जिसमें कि एक कमांडिंग ऑफिसर भी था ना, उनको उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन अपुष्ट खबरों से और भारतीय जो स्रोत हैं उन या भारतीय जो सेना है उसके स्रोतों से अगर कहा जाए तो 40 से अधिक
जो सैनिक हैं वो चीन के भी मारे गए, ठीक है। और ये सब लोग वो हाथापाई के कारण नहीं उतने लोग मारे गए जितने की ऊंचाई से इस घाटी में, इस नदी के उस पानी में जो कि -डिग्री से भी नीचे रहता है, उसमें गिरने के कारण, चोट लगने के कारण, ठंड के कारण, इन सब कारणों से ज़्यादा लोगों की जानें गई। खैर जो भी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये पेट्रोल पॉइंट 14 में इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। तो स्वाभाविक है कि हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो तो LAC के इस पार है ना, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सड़क वगैरह नहीं रही है ना, इस कारण से पैदल ही जाकर के ये पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, है ना, तो ये गश्त जो है वो उनको पैदल ही करनी पड़ती है। तो ये लोग ऐसा नहीं होता कि रोज रोज करते हैं, ये बीच बीच में ये इस तरह की पेट्रोलिंग या इस प्रकार की गश्त होती रहती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको कि टाइमिंग का एक कारण तो कोरोना की उलझन है, उसका उलझाव है। दूसरा, इस टाइमिंग का जो ये खूनी संघर्ष या चीन के द्वारा अपनी जो विस्तारवादी नीति के कारण इस LAC को बदलने की जो कोशिश है पश्चिमी सेक्टर में, इसका एक और बड़ा जो कारण है ना, वो कारण ये है कि जब हम ये जो DSDBO रोड बना रहे हैं, भारत ने DSDBO रोड बनाने के साथ साथ, है ना, कुछ इस तरह की जो कह सकते हैं कि सब रोड्स हैं, जो उप सड़कें हैं, जो उनकी ब्रांचेज हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, उन शाखा रोडों को भी बनाना शुरू कर दिया था। और इसी शाखा रोड के अंतर्गत ये था कि जो ये गलवान और श्योक नदी का संगम है, इस संगम से पेट्रोल पॉइंट 14 तक जाने के लिए ये एक रास्ता तैयार किया जा रहा था। और इस रास्ते को तैयार करने में गलवान घाटी के ऊपर एक छोटे से पुल का निर्माण करना था। ये जो पुल का निर्माण है, ये चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था और इसीलिए उसने गलवान घाटी पर सबसे पहले अप्रोच करना शुरू किया। लेकिन ध्यान रखिए कि इस खूनी संघर्ष के बावजूद भी हमने उसके ही 2 दिन के अंदर 17 जून को ये पुल निर्मित कर दिया। तो जो हम आपको पहले बता रहे थे कि हमारी जो गश्त की पार्टी है, पेट्रोलिंग पार्टी है, वो पैदल जाकर के पेट्रोल पॉइंट 14 में देखा करती थी, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या हो गया, अब बाकायदा सड़क बन चुकी है, ठीक है। जबकि जो चीनी पोस्ट है वो अपनी पोस्ट से चल करके यहाँ तक पहले उन्होंने कच्ची सड़क बना, थोड़ी सी पक्की सड़क, फिर यहाँ पे कच्ची सड़क बना रखी थी और उसके बाद उन्होंने इसको भी पक्की सड़क कर दी। तो इसका मतलब हुआ कि वो लोग पेट्रोल पॉइंट 14 तक मोटर से आते थे, है ना, वो जो गाड़ियाँ हैं, यांत्रिक वाहन हैं, उनके माध्यम से आते थे और हमारे लोग पैदल जाते थे, ठीक है। तो उसी के लिए हमने अपने ही इलाके में ये सड़क बनाई और ये एक पुल बनाया और इस पुल और सड़क के माध्यम से हमारी भी जो वहाँ तक मूवमेंट है, वो मूवमेंट अब पक्की सड़कों के माध्यम से संभव हो गई है। यही कारण है कि अब गलवान घाटी में उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसी कारण से गलवान घाटी के बाद, है ना, उन्होंने कोशिश की कि अब हम लोग ये जो पोंगसे लेक है इस पर आए। अब पोंगसे लेक के बारे में 2-3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। पहली बात तो ये रखना है आपको कि पोंगसे लेक एक नमकीन झील है, एक साल्टी झील है। दूसरी बात कि ये जो झील है यही एक ऐसी जगह है जहां से LAC पानी से होकर के गुजरती है, बाकी सब जगह वो थल क्षेत्र से गुजरती है, केवल यही एक जगह है जहां पर वो पानी से गुजरती है। दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ये जो पोंगंग झील है ये लगभग 135 किलोमीटर लंबी है और ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं कि लेह के, अगर लेह के पॉइंट, भारत के पॉइंट से देखें तो लेह के दक्षिण पूर्व में है ये और ये लेह से लगभग 54 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। दूसरी खास चीज इसकी यह है कि ये न केवल साल्टी है बल्कि ये एक लैंडलॉक्ड झील है, भूवेष्टित झील है ना। ये इसका जो मुंह है वो कहीं खुलता नहीं है और इसी के उत्तरी इलाके पर, इसके उत्तरी इलाके पर जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, इनको सेना की परिभाषा, सेना की जो लैंग्वेज है उसमें इसको फिंगर पॉइंट बोला जाता है। और इस तरह से यहाँ पर 8 फिंगर पॉइंट हैं, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी जो ढलान नदी तक आती है, उस नदी की ढलान की तरफ उनका जो बहाव है वो उंगलियों की तरह है। तो कुछ इस तरह से उंगलियों की तरह उसकी ढलान है और यहाँ से ये पोंगसे लेक बह रही है, बह क्या रही है मतलब कि झील के रूप में जमा है, ठीक है। और इसी के ऊपर ये पश्चिम, इसके उत्तर की तरफ इस तरह से ये फिंगर्स उतरती हैं। अब स्वाभाविक है इन फिंगर्स के ऊपर आने पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन महत्वपूर्ण होगी, है ना। तो यही कारण है कि यहाँ पर LAC के लोकेशन को लेकर के चीन ने विवाद किया है।
गलवान घाटी में एलएसी एक ही मानी जा रही थी, ठीक है ना, जो इस गलवान घाटी और श्योक नदी के संगम के निकट थी, लगभग 2-3 किलोमीटर। और यहाँ पर जो आपकी पोंगसे लेक है, इसमें भारत का कहना है कि वो 8वीं फिंगर पर एलएसी जाती है। एलएसी कहाँ से जाती है? 8वीं फिंगर तक। यानी भारत की जो पेट्रोलिंग है वो पहली फिंगर से लगा करके 8वीं फिंगर तक होती रहती थी, ठीक है। लेकिन ये नियमित नहीं थी, है ना। चीनी पोस्ट इस 8वीं फिंगर के इस तरफ, है ना, एक जगह है सिरजप, उस सिरजप में उन्होंने चीनी पोस्ट बनाई हुई है। जो पक्की उनकी चीनी पोस्ट है वो एलएसी के पूरब में, है ना, सिरजप नामक जगह पर है। और ये सिरजप 8वीं फिंगर के भी पूरब में है। तो स्वाभाविक है कि वो चीन की जो अधिकारिता है वो एलएसी के पश्चिम में, पूरब में होनी चाहिए, सिरजप में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिरजप से निकल करके वो 8वीं फिंगर से भी इधर 6वीं, 7वीं और 5वीं फिंगर की तरफ बीच बीच में आते जाते रहते थे, ठीक है। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में और भारत सियाचिन में बिजी था, उस वक्त उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे 8वीं से चल करके उन्होंने 4थी पोजीशन तक एक सड़क बना ली, ठीक है। और इसका भारत ने अपोज किया, लेकिन उतना प्रभावशाली विरोध नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 8वीं से लगा करके 4थी तक बना ली। अब इधर इन्होंने क्या किया, मई में इन्होंने 3री और 4थी फिंगर के बीच का जो इलाका है, इस इलाके में परमानेंट जो डिफेंस सेटअप है, जैसे बंकर हो गया, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, अपने लिए शेड हो गए, इस तरह के इन्होंने परमानेंट सेटअप बना लिए। कुछ लाउंज टाइप का, जिसको आप कह रहे थे कि एक विशेष प्रकार का जो एरिना है, उस तरह की चीज़ें इन्होंने बना ली, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें का उन्होंने निर्माण किया, इसका भारत ने अपोज किया, भारत ने इसका विरोध किया, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी सूक्ष्म बात है, इस इलाके में चूंकि ये झील से लगी हुई ऊंचाई है, तो इस इलाके में जब हम गश्त करते हैं तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती कि इधर से भी कोई आ जा सके, इधर से भी कोई आ जा सके, ठीक है। तो अगर इधर से कोई आ रहा है तो क्या होगा, इसको इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा। और अगर इधर से कोई जा रहा है तो ये इंटरप्ट करके रोक देगा। यानी एक ही गाड़ी जा सकती है, 2 गाड़ियाँ अगर अगल बगल से एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती हैं। यही कारण है कि चीन ने 4थी फिंगर तक ही सीमित कर दिया था भारत की पेट्रोलिंग को, ना, जबकि वो विवाद को मान रहा था, लेकिन 4थी फिंगर तक किया। तो उसका कहना था कि जो एलएसी है वो 8वीं फिंगर से ना जा करके, भारत का कहना है कि 8वीं फिंगर से जाती है, चीन का कहना है कि 8वीं फिंगर से ना एलएसी गुजर करके वो 4थी फिंगर से गुजरती है। इसलिए 4थी फिंगर के जो पूर्व का इलाका है, यानी 4थी फिंगर से लगा करके सिरजप तक इलाका, ये सारा का सारा चीन का है। ये उसका स्टैंड हो गया था। तो इसका तो कि यहां पर 2 एलएसी की मान्यता हो गई। एक एलएसी जो भारत मानता है 8वीं फिंगर से होकर गुजरती है, और चीन का कहना है कि 4थी फिंगर से होकर गुजरती है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मई वाले महीने में, अभी जब हाल में, इन्होंने इसको तो विवाद का विषय माना ही नहीं चीन ने, कि 4थी से 8वीं तक तो कोई विवाद नहीं, वो तो हमारा है ही। ये और आगे बढ़ करके दूसरी फिंगर पर गुजारने की कोशिश की। बोले कि एलएसी आपकी दूसरी फिंगर से गुजरती है, यानी आप अपनी पेट्रोलिंग दूसरी फिंगर के उधर नहीं कर सकते, ठीक है। कारण बड़ा सीधा सा है। कारण सीधा सा ये है कि ये जो 4थी फिंगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4थी फिंगर के उत्तर की तरफ, है ना, जो रास्ता जाएगा वो काराकोरम दर्रे के लिए, और खास तौर से ये जो DSDBO रोड है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसके ऊपर नजर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, है ना। इसका उत्तरी हिस्सा, किसका, 4थी फिंगर के उत्तर का जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट्स हैं, ये वास्तव में काराकोरम के लिए और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, इधर चुशूल घाटी है, और जो चुशूल घाटी है एक महत्वपूर्ण घाटी है जो चुमार घाटी के नाम से जानते हैं हम। वो बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, युद्ध इस इलाके में बहुत हुआ था ना। तो ये जो चुमार घाटी है, इस तक पहुंचने के लिए चुशूल घाटी का जो अप्रोच है वो चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब हुआ कि फिंगर पॉइंट 4 वो काराकोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, DSDBO रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और चुशूल घाटी पे पहुंच के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। और ये अगर ऊंचाई चाइना प्राप्त करता है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो नियंत्रणकारी शक्ति है वो इस इलाके में बढ़ सकती है, ठीक है। यही कारण है कि भारत इस इलाके में कहता है कि हमारा
ना, फिंगर 8 तक हमारी एलएसी है, एलएसी इसके बगल से गुजरती है। चूंकि चिन्हीकरण नहीं किया गया है इसीलिए ये समस्या उत्पन्न है। तो आप इसके पीछे जाइए और जितना भी ये इधर आपने परमानेंट डिफेंस सेटअप बनाया हुआ है ये सब नष्ट किए, यहाँ पर भी और इधर गलवान घाटी में भी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप अप्रैल की जो पोजीशन है वहां तक अगर आप वापस जाते हैं तभी भारत किसी प्रकार की शांति वार्ता कर सकता है। अन्यथा स्थिति में तो फिर स्वाभाविक है कि ये जो संघर्ष है वो निरंतर आगे बढ़ सकता है और हो सकता है कि इसकी जो परिणति है वो किसी बड़े सैन्य संघर्ष के रूप में भी संभव है। उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त जानकारी आपको हमने दी, खासतौर से पश्चिमी सेक्टर के बारे में, है ना। सिर्फ दो बातें, दो लाइनें सिर्फ आपको हम जो मध्य सेक्टर है यानी जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का सेक्टर है उसके बारे में, और एक लाइन की बात आपको हम जो इसका पूर्वी सेक्टर है उसके बारे में। चीन चाहता है कि भारत जो है वो इन्हीं इलाकों में व्यस्त रहे और इसी कारण से उसने नेपाल के माध्यम से नेपाल के ऊपर अपना दबाव बना करके, चूंकि मध्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए नेपाल के माध्यम से उसने एक नया नक्शा प्रस्तुत करवा करके और वहाँ की संसद से पास करवा करके ओली सरकार के माध्यम से, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, है ना, केपी शर्मा ओली, तो उनके माध्यम से, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर सत्तारूढ़ है, तो उस पर प्रभाव डाल करके वो मध्य सेक्टर को भी थोड़ा सा अस्थिर करना चाहती है। ठीक है, चीन चाहता है। और दूसरा उसकी चाहत है कि जो डोकलम और तवांग का इलाका है इस पर भी विवाद करें, तो पूरी सीमा रेखा पर, पूरे एलएसी पर विवाद कायम रहे, जिससे कि भारत का अपना ध्यान इधर रखे और वो अपना जो सीपेक है उसको पूरी तरह से निरापद बना ले। ये चीन की दीर्घकालिक रणनीति है। इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास बहुत सिंपल से दो रास्ते हैं। एक तो जैसा हम कर रहे हैं कि हम अपनी सड़क को ना तो छोड़ेंगे, ना इस पर बनने वाले जो 8 पुल हैं उनके निर्माण को रोकेंगे, सब पूरी तरह से अपना स्ट्रक्चर पूरी तरह से बना करके, और डीबीओ पर, दौलत बेग ओल्डी पर की जो स्ट्रिप है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण करके और सियाचिन के नियंत्रण को बिल्कुल भी शिथिल नहीं होने देंगे। यानी यहाँ पर अपनी पोजीशन पूरी पक्की करके और चाइना को अप्रैल 2020 की पोजीशन पर वापस भेजना। इसके लिए भारत क्या कर सकता है? भारत इसके लिए कर सकता है कि अपने हिंद महासागरीय जो नौसैनिक शक्ति है उसके माध्यम से जो दक्षिणी चीन है उस दक्षिणी चीन सागर पर अपनी जो प्रभाव है उसको बढ़ा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने अभी हाल में ही अमेरिका के साथ मिलकर के और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक नौसैनिक संधि की है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के जो सैनिक बेसेस हैं, नौसेना के जो कह सकते हैं केंद्र हैं, उनका सैनिक केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से भारत जो अभी तक दक्षिणी चीन सागर में तटस्थ रुख अपनाया था उसको वहाँ पर वो सक्रिय रूप से डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें वियतनाम और कंबोडिया दोनों ही भारत के साथ, थाईलैंड सभी भारत का साथ देंगे, क्योंकि वो लोग खुद चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। ठीक है, दूसरा, हम जो अपने पास का इलाका है दक्षिणी हिंद महासागर का, उस इलाके को इतना मजबूत करें कि जो चीन का रूट है वो हम उसको अवरुद्ध कर सकते हैं। तो जब हम चीन को इधर से घेरेंगे, साथ में अपने मित्र देश जापान के माध्यम से, जो जापान का फ्रंट है जिसको जापान ने अब शुरू कर दिया है, जापान ने अपने विवादास्पद द्वीपों से चीन की जो पनडुब्बियां हैं उनको भगाया हुआ है, तो चीन का जो रुख है वो उस जापान की तरफ, दक्षिणी महासागर की तरफ, है ना। जब ये पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा तभी जाकर के वो इस वाले इलाके में शिथिलता बरतेगा, है ना। अन्यथा वो अपनी विस्तारवादी नीति और खासतौर से पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर के जो एक भारत को घेरने की पॉलिसी है वो अपनाने की कोशिश करेगा। थैंक यू।